हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेज। जो हमारा एमएससी का मैथ चल रहा है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, आज के उसके ऊपर हमारा लेक्चर नंबर 14 है बेटा। अभी तो 13 लेक्चर करा दिए, तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और भी कोई एमएससी का मैथ चाहिए, जितने भी मैं करा रहा हूँ सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड करते हुए जा रहा हूँ, वहाँ जाके आप देख सकते हो। अगर हाँ आपको नोट्स की PDF चाहिए तो मेरा नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ जाके आप देख सकते हो। ठीक है, आज का टॉपिक हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, आज का टॉपिक अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन हमारा। ठीक है, अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, बहुत ही है इंपॉर्टेंट है। अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन छोटा सा है, इसकी 5 प्रॉपर्टी करेंगे। जो लेक्चर करेंगे थोड़ा लंबा रहेगा, एग्जाम में एक आपको रखा हुआ मिलेगा ही मिलेगा, आप जाके देख सकते हो। अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन से पहले हमें पता होना चाहिए कि परफेक्ट इलास्टिसिटी बॉडी क्या होती है, कि परफेक्ट इलास्टिक बॉडी क्या होती है हमारी। देखो अभी इसको ध्यानपूर्वक सुनना, इसकी स्टेटमेंट में थोड़ा घुमाव आएगा। द बॉडी इज ए परफेक्ट इलास्टिक व्हेन द फोर्स causing डिफॉर्मेशन इन द बॉडी आर withdrawn, देन द बॉडी कम टू द ओरिजिनल शेप एंड साइज कंप्लीटली। ये क्या बोल रहा है, इसका परफेक्ट इलास्टिसिटी क्या होती है, मैं आपको हिंदी लैंग्वेज में अपने 11th 12th में पढ़ा हुआ है। अगर कोई बॉडी है यहाँ पे, उस पर फोर्स लगाया हमने, ठीक है, जब उस पर फोर्स लगाया हमने तो थोड़ा सा शेप चेंज हो गया मान लो। जब इससे ये फोर्स हटाया जाए, इसके ऊपर जब ये है ये हटा दिया जाए, तो ओरिजिनल वो दोबारा इसी शेप में आ जाए। यहाँ पे क्या हमने कोई फोर्स लगाया इसके ऊपर, तो इसकी थोड़ा शेप चेंज हो गया, यहाँ पे चली गई। यही बोल रहा है ये, जब इस पर से ये फोर्स हटा दिया जाए तो वो अपनी उसी ओरिजिनल शेप में आ जाए, उसको हम बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। इसने यही लिखा हुआ है, द बॉडी इज परफेक्ट इलास्टिक व्हेन द फोर्स कॉजिंग डिफॉर्मेशन इन दी बॉडी आर विड्रॉन। जब उस पर से जो वो फोर्स लगाया है वो उसको हटा लिया जाए, तो दी बॉडी कम इन ओरिजिनल शेप या साइज कंप्लीटली उसी कंप्लीट साइज में वापस आ जाए, उसी को हम बोलते हैं परफेक्ट इलास्टिक बॉडी। इसको कुछ पॉइंटों में ऐसे लिखते हैं, लेट चूजन एन आर्बिट्रेरी पॉइंट P। हमने कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट P लिया है जो जिसके कोऑर्डिनेट है x1 x2 x3 इन दी अंडरफॉर्म स्टेट ऑफ द बॉडी। ये तब है P जब इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाया हुआ है, ये विदाउट फोर्स की है। अनडिफॉर्म स्टेट ऑफ द बॉडी मतलब इसका है। आफ्टर डिफॉर्मेशन ए न्यू शेप ऑफ द बॉडी, आफ्टर डिफॉर्मेशन मतलब इसके ऊपर फोर्स लगाया गया तो ये नई शेप आ रही है इसकी। तो इसको हमने किससे डिनोट किया, P डैश। इसके जो वेरिएबल्स है, कोऑर्डिनेट्स है, वो बोल सकते हैं x1 डैश x2 डैश x3 डैश। ठीक है, तो ये होता है परफेक्ट इलास्टिक बॉडी। किसी बॉडी पे जब हमने लगाया तो वो यहाँ पे थी, उस पे एक फोर्स लगाया, दूसरे उसके ऊपर फोर्स लगा तो इस पोजीशन में आ गई, और फिर उससे फोर्स को हटाया गया तो वापस अपनी इसी ओरिजिनल P वाली पोजीशन में आ गई, उसको हम बोलते हैं परफेक्ट इलास्टिक बॉडी। बेटा समझ में आ गया, ये था हमारा परफेक्ट इलास्टिक बॉडी क्या होता है। एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछे तो आपको लिखना है। अभी यही चीजें सारी आगे यूज होंगी हमारी। ठीक है, अभी आता है अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन। बेटा ए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टाइप, बेटा याद रखना xi का डैश इज इक्वल टू, ये ही जो इक्वेशन 1 है, याद रखना जो इक्वेशन 1 है इसी को हम क्या बोलेंगे, अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे। क्या है इक्वेशन 1, xi डैश इज इक्वल टू अल्फा आई नोट प्लस अल्फा आई जे प्लस डेल आई जे एक्स जे। अब ये मत बोलना सर अल्फा आई जे क्या होता है, डेल आई जे क्या होता है, अरे सब कुछ बताया था, डेल आई जे भी आपको पढ़ाया था। जब i और j इक्वल हो तो वैल्यू 1 होती है, जब i और j इज नॉट इक्वल हो तो वैल्यू 0 होती है। इसी प्रकार अल्फा आई जे पढ़ाया था क्या होता है, तो बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। और i और j की वैल्यू क्या होती है, 1 2 3 होती है हमारी। ये कब है, जब xi डैश ये होता है, तो इसी इक्वेशन को क्या बोलते हैं बेटा, अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसने आगे क्या किया, जो आई जे की वैल्यू है 1 2 3, इसने पुट कर दिया। आई की वैल्यू क्या लिया बेटा, इसने यहाँ पे आई की वैल्यू 1 ले लिया, 1 पुट किया। x1 डैश इज इक्वल टू आई की वैल्यू किया अल्फा 1 0, आई वेक्टर की वैल्यू आई पुट किया तो 1, ये नोट हो गया हमारा, प्लस यहाँ पे 1 पुट किया, जे की वैल्यू 1 पुट किया, फिर डेल 1 1 x1, फिर सिमिलरली उसी प्रकार इसने आई की वैल्यू को तो 1 ही रखा, फिर इसने क्या किया आगे, j की वैल्यू को 2 पुट किया, फिर सिमिलरली इसने 3 पुट किया, फिर इसी ने इस प्रकार मैंने बताया था डेल 1 1, जब i और j की वैल्यू वो इक्वल हो
मतलब 1 1 दोनों सेम वैल्यू हो तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है बेटा 1 हो जाती है। इसी प्रकार इसकी वैल्यू क्या होगी, i और j दोनों इक्वल नहीं है, अलग अलग है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 0। सिमिलरली इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, i इज नॉट इक्वल टू j, इसकी वैल्यू 0। तो यहाँ पे क्या बचेगा, अल्फा 1 2 x2 बच जाएगा, यहाँ क्या बचेगा अल्फा 1 3 x3 बच जाएगा, और यहाँ पे बेटा अल्फा 1 1 प्लस इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और ये हमारा x1 बच जाएगा। तो ये हमारी x1 की वैल्यू आ गई, x1 डैश की वैल्यू। अब x2 डैश की निकालेंगे, i की वैल्यू यहाँ पे क्या लेनी है 2 लेनी है, और वही j की वैल्यू सिमिलरली यहाँ पे ये आएगा। सिमिलरली हम x3 की वैल्यू निकालेंगे। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है बेटा मैं जो क्या कर रहा हूं, तो मेरे पहले के 13 लेक्चर देख लीजिए आप, सबका लिंक्स एक दूसरे से है, आपको वैसे ही पढ़ना पड़ेगा, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते आपके लिए हेल्प। अगर आपको अभी भी ये इक्वेशन लिखने नहीं आ रही ना, तो आप एमएससी में पास नहीं हो पाओगे, ठीक है। अभी आगे देखो, सिमिलरली फॉर x1 x2 x3 इन टर्म ऑफ x1 डैश x2 डैश x3 डैश। अब जब बॉडी पे लगा रहे हैं, अभी हमने क्या सीखा था, एक्स आई डैश की इक्वेशन सीखी थी। अभी हमारी अगर हमें पूछ ले एक्स आई की फॉर्म में, तो हमारी बेटा ये इक्वेशन होगी, बीटा आई नोट प्लस डेल आई जे प्लस बीटा आई जे एक्स डैश जे। ये हमारा बीटी आई जे क्या होता है, कांस्टेंट होता है हमारा। इक्वेशन 1 टाइप इज नोन एज अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन। जो इक्वेशन 1 थी यही क्या होती है हमारी अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन होती है, इसी का बार बार यूज करेंगे एक्स आई डैश की इक्वेशन का, और कई जगह हमारा एक्स आई की इक्वेशन का भी यूज होगा, तो हम यही होता है हमारा अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है बेटा। अब इसकी प्रॉपर्टीज है ना, वो थोड़ा लेक्चर लंबा रहेगा। अभी है इनफॉर्मेशन अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ए ट्रांसफॉर्मेशन इन विच कोफिशिएंट आर सो स्मॉल, उसके कोफिशिएंट बहुत ही स्मॉल हो, दैट देयर प्रोडक्ट कैन बी नेग्लेक्टेड इन कंपैरिजन ऑफ विद लीनियर टर्म्स। अभी इसका क्या मीनिंग है, अभी मैं थोड़ी देर में आपको प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा ना, और प्रॉपर्टी के बाद इसका नेक्स्ट लेक्चर होगा, वहां पे इसको दोबारा पढ़ाऊंगा इस डेफिनेशन को। अभी तो मैंने वैसे ही लिख दिया, इसका कहाँ ये इसमें यह लेक्चर में यूज नहीं है, अगले लेक्चर में इसका यूज होगा ना विद एग्जांपल, जब आपको दिखाऊंगा कि ये क्या बोलना चाह रहा है। वैसे इस डेफिनेशन से आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। अभी चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है बेटा। सबसे पहली प्रॉपर्टीज, ए अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन कैरीज प्लेन इनटू प्लेन। क्या बोल रहा है कि कोई अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन है, ये हमारी कोई प्लेन है, इसी के ऊपर दूसरी प्लेन भी कैरी करेगा, ठीक है। प्लेन के ऊपर प्लेन, अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन कैरीज प्लेन इनटू प्लेन, प्लेन के ऊपर प्लेन कैरी करेगा, such that if there is a plane figure in undeformed state of the body after deformation, वही सेम बात बोल रहा है बेटा, will remain plane deformed state of the body। कोई प्लेन है बेटा, उसके ऊपर जब हम फोर्स, कोई प्लेन यहाँ पे है, कोई प्लेन है उसके ऊपर कोई फोर्स लगा रहे हैं, तो फिर प्लेन के ऊपर ही प्लेन जा रहा है। देयर इज ए प्लेन फिगर इन अनडिफॉर्म स्टेट, जब उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा रखा। अनडिफॉर्म स्टेट का मतलब बेटा, ये दो शब्द सुनो पहले, तो आप बाद में आगे पढ़ेंगे हम। एक बार बार आएगा अनडिफॉर्म स्टेट, और एक आएगा डिफॉर्मेशन। अनडिफॉर्म और डिफॉर्म स्टेट। अनडिफॉर्म जब उसके ऊपर कुछ फोर्स नहीं लगाया हुआ, वो अपनी ओरिजिनल शेप में है। और डिफॉर्मेशन स्टेट क्या होता है, जब उसके ऊपर फोर्स लगा दिया है हमने, उसको हम बोलते हैं डिफॉर्मेशन स्टेट। अनडिफॉर्मेशन स्टेट क्या होता है, ये बात सुनो पहले। अनडिफॉर्मेशन स्टेट, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अनडिफॉर्मेशन स्टेट वो स्टेट होता है जब वो बॉडी अपनी ओरिजिनल स्टेट में होती है, फोर्स वहां पे जीरो होता है। और डिफॉर्मेशन क्या होता है, जब उस बॉडी पे कोई फोर्स लगाया गया है तो दूसरी शेप में जा रही है, उसको हम बोलते हैं डिफॉर्मेशन स्टेट। तो यही बोला, डिफॉर्मेशन स्टेट ऑफ द बॉडी आफ्टर डिफॉर्मेशन इट विल रिमेन प्लेन द डिफॉर्मेशन ऑफ द बॉडी। तो वो प्लेन के ऊपर प्लेन कैरी करेगा, वही आ रहा है। तो हम क्या कंसीडर करेंगे, लेट अस कंसीडर ए आई एक्स आई प्लस डी इज इक्वल टू 0। आई जे की वैल्यू क्या रहेगी, आई की वैल्यू 1 2 3 ही रहेगी हमारे यहाँ पे। तो आई की वैल्यू हमने 1 2 3 पुट किया, आई की वैल्यू 1, एक्स की वैल्यू 1 प्लस डी इज इक्वल टू x1 a1 x1, इसको ओपन कर दिया बेटा, ये आई इक्वेशन फॉर्म में, इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 2 मान लिया, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया हमने। बेटा स्टेटमेंट ये समझा नहीं ना, एग्जाम में क्या है, कई बार इतना भी दे देता है आपको, जो पहली लाइन लिखा हुआ है ना, ये इतनी लाइन दे देता है आपको, नीचे का नहीं देता। कई बार नीचे का दे देता, ऊपर का नहीं देता। तो स्टेटमेंट को दिमाग में अच्छी तरह रखना कि सर क्या बोल के गए हैं। ये इक्वेशन लिया, इसमें आई की वैल्यू 1 पुट कर दिया, तो इक्वेशन 2 आ गई, ठीक है। इन द अनडिफॉर्म स्टेट ऑफ द बॉडी व्हेन आई डैश एस एंड डी आर दी कांस्टेंट, ये हमारे क्या कांस्टेंट होते हैं। यू नो दैट, ये यू नो दैट कहाँ से आया, अब ये बोलोगे,
देखो पढ़ने से पता लग जाता। मैं ये लेक्चर ना बेटा 2 3 3 पार्ट 4 पार्ट में डिवाइड कर सकता था, नहीं किया। क्यों नहीं किया? हमें पता है एक्स आई डैश इज इक्वल टू बीटा आई नोट प्लस डेल आई जे प्लस बीटा आई जे एक्स डैश जे। ये कहाँ से आया बेटा? अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने अभी आपको पढ़ाया था, 2 इक्वेशन थी, एक एक्स आई डैश की थी और एक हमारी एक्स आई की थी। वही एक्स आई की इक्वेशन हमने यहाँ पे लिखी है, इसलिए मैंने लिखा वी नो दैट। ये कहाँ से आई बेटा? अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन से आई है। ठीक है, अब इस xi की वैल्यू, पुट वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट एंड वी गेट, जो ये xi की वैल्यू है ये हमने यहाँ पे पुट कर दी। xi की वैल्यू यहाँ पे इक्वेशन 1 में पुट कर दी। जब ये पुट किया तो बेटा ये लिख दिया हमने इक्वल टू 0। अब क्या किया? ai की वैल्यू, ai की मल्टीप्लाई इस बीटा आई नोट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ लिख दिया। ठीक है बेटा, देख मैं सारी चीजें एक एक बताते हुए जा रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनना। फिर इस ai की मल्टीप्लाई डेल आई जे के साथ कर दिया ब्रैकेट के अंदर, और ये एक्स आई डैश इधर था, बाकी डी को इधर की इधर रखा हमने। अब जो ए आई की मल्टीप्लाई इसके साथ कर दिया, ए आई की मल्टीप्लाई बी आई जे के साथ कर दिया, इस प्रकार लिख दिया, एक्स आई डैश को बाहर लिख दिया, एक्स डैश जे को एज इट इज प्लस डी इज इक्वल टू 0 लिख दिया। तो अभी हमारी यही इक्वेशन मैंने एज इट इज यहाँ पे लिख ली है बेटा। अब क्या लिखा आगे मैंने यहाँ पे, ध्यानपूर्वक देखना आप। ये टर्म को तो मैंने एज इट इज लिखा हुआ है यहाँ पे। इस ए आई डेल आई जे हमारा बेटा किसके इक्वल होता है? यहाँ पे ए जे के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? ए जे के इक्वल होता है। बाकी मैंने टर्म एज इट इज यहाँ पे लिख दी है। यहाँ लिख देना आप ए जे इज इक्वल टू ए आई डेल आई जे। ठीक है, उसके बाद इसने क्या किया? उसके बाद इसने कुछ नहीं किया। जो ए आई है, ए आई बीटा आई नोट प्लस डी है, इसको इसने नाम दे दिया सी आई। और जो बचा हुआ अंदर वाली टर्म है, इसको इसने नाम दे दिया बेटा सी डैश जे नाम दे दिया। जो अंदर बचा है इसको सी डैश जे नाम दे दिया, और डी और इसको नाम दे दिया, यही यहाँ पे लिख दिया, इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 3 आ गया। अब जो इक्वेशन नंबर 3 आई है विच इज लीनियर इक्वेशन, जिस सभी को देखने से ही पता लग रहा है कि लीनियर इक्वेशन किसकी फॉर्म में है? x1 डैश x2 डैश x3। व्हेन इक्वेशन इज एक्सपेंडेड फॉर्म, जब इसको एक्सपेंड किया जाएगा, कैसे एक्सपेंड करोगे इस इक्वेशन को? मतलब आई जे के 1 2 3 पुट करोगे। सो इक्वेशन 3 रिप्रेजेंट ए प्लेन इज डिफॉर्म स्टेट ऑफ द बॉडी। जब इसको जो वैल्यू आई है, जे है, 1 2 3 पुट करोगे तो ये कौन सी प्लेन में आएगी? डिफॉर्म स्टेट में आएगी ऑफ द बॉडी। हैज द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैरियर प्लेन इनटू प्लेन। ये हमें पता है कि जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, हमारा लीनियर इक्वेशन आई है, जब इसकी ये इक्वेशन आई तो वैल्यू पुट करोगे तो वो हमारा कैरीज करता है प्लेन इनटू प्लेन को ही हमारा कैरी करता है बेटा। यही हमारा इसमें बोला हुआ था शुरू में ही, देखो अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन कैरी प्लेन इनटू प्लेन। प्लेन के ऊपर प्लेन हमारा कैरी करता है, प्लेन इनटू प्लेन में कैरी करता है हमारा, यही चीज यहाँ पे हमारा दिया हुआ था। ठीक है बेटी, ये हमारी पहली प्रॉपर्टी थी। अब चलते हैं दूसरी प्रॉपर्टी पे। दूसरी प्रॉपर्टी क्या बोला है? रेक्टेंगुलर ए रेक्टिलिनियर सेगमेंट जॉइनिंग दी 2 पॉइंट इन अनडिफॉर्म स्टेट। अनडिफॉर्मेशन जब उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं है, of the body is transformed into rectified segment joining the corresponding point of the deforming state of the body। बेटा वही सेम चीजें यहाँ पे करना है कि हमें एक रेक्टिलिनियर सेगमेंट ज्वाइनिंग, 2 पॉइंट ज्वाइन कर रहे हैं, उसके जो पहले तो दोनों जो पहले स्टेट है वो अनडिफॉर्म स्टेट है, बाद में उसको ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है लाइन सेगमेंट कोरस्पॉन्डिंग, उसके कोरस्पॉन्ड में 2 पॉइंट लिए जा रहे हैं, जब डिफॉर्म उसके ऊपर कुछ फोर्स लगाया जा रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया? लेट द पॉइंट पी नोट हमने ये ले लिया है एंड पी ले लिया है। ये अनडिफॉर्म स्टेट में है बेटा, जब इस पे कोई फोर्स नहीं लगाया गया था। याद रखना, जब इस पे कोई फोर्स नहीं लगाया गया था तब ये पॉइंट हमें लिया हुआ है। अनडिफॉर्म में हमने ये लिया हुआ है बेटा। ठीक है, ये डायग्राम बना लिया हमने, और जब डिफॉर्म स्टेट में गई तो ये इस प्रकार से चली गई है। आगे हमने एल डैश और पी नोट डैश हमने यहाँ पे लिया हुआ है। ठीक है बेटा, ये डिफॉर्म स्टेट की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ये अनडिफॉर्म स्टेट, और ये हमारा आ जाता है डिफॉर्म स्टेट, जब उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर दिया गया है। ठीक है, अब इसको प्रूव देखो कैसे करना है। ये हमने वही लिख दिया अनडिफॉर्म स्टेट में, ये लिख दिए 2 पॉइंट लिख दिए जो मैं पहले ही बता चुका हूँ। अब ए रेक्टिलिनियर सेगमेंट P नोट P can be through the joining of the point P नोट and P। अब वही लाइन ज्वाइन कर देंगे आपस में ये दोनों, on the intersection of 2 plane says L0 and L
under the transformation intersection of plane L0 dash and L dash into planes L0 and L are mapped by transformations। कुछ नहीं है बेटा, वही लाइन सेगमेंट इन पॉइंटों को ज्वाइन करेंगे आपस में, इन पॉइंटों को ज्वाइन करेंगे आपस में तो एक लाइन सेगमेंट बन रहा है, वही इसने बताया हुआ है। इसमें कुछ ज़्यादा ये प्रॉपर्टी आज तक आई भी नहीं है और ये इतना ही थ्योरेटिकल आप लिख के छोड़ सकते हो। अब आता है बेटा थर्ड प्रॉपर्टी, थोड़ा हमारा इंपॉर्टेंट है, द जर्नल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन transform two vectors whose component are equals into two vectors whose component are again equal। क्या बोल रहा है कि हमारे पास हमें ट्रांसफॉर्म टू वेक्टर है हमारे पास कि उसके कंपोनेंट है इक्वल है इनटू टू वेक्टर्स whose component are again equal। तो हम क्या करेंगे, हमने तीन कोऑर्डिनेट ले लिया x y और z ले लिया है, या आप ले सकते हो x1 x2 x3 x1 x2 x3, ठीक है। इसके कोरस्पॉन्डिंग E1 यूनिट वेक्टर ले लिया, इसके कोरस्पॉन्डिंग E2 यूनिट वेक्टर ले लिया, इसके कोरस्पॉन्डिंग E3 यूनिट वेक्टर ले लिया हमने, ठीक है। लेट E1 E2 द यूनिट वेक्टर्स अलोंग द कोऑर्डिनेट x1 x2 एंड x3, जो कि मैंने अभी लिख दिया है, ठीक है बेटा। ये हमने यहाँ पे P नोट ले लिया, यहाँ पे ये हमने P xi ले लिया, यहाँ पे P नोट x डैश ले लिया, यहाँ पे P डैश ले लिया यहाँ, ठीक है। द वेक्टर A जॉइनिंग द पॉइंट P नोट एंड P, अभी देखो P नोट एंड P, इसको कोई A वेक्टर ज्वाइन कर रहा है बेटा, इन दोनों को जो ज्वाइन हो रही है आपस में, ये ज्वाइन हो रही है, तो इसको कौन सा वेक्टर ज्वाइन कर रहा है, A ज्वाइन कर रहा है यहाँ पे विद, आगे देखो क्या बोल रहा है, विद द कंपोनेंट। अब इसने भाई क्या बोला, यहाँ पे वेक्टर वाला कंसेप्ट लगेगा, आपको पता है जब हम ये वेक्टर A निकालेंगे तो क्या होगा, फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर होता है ना, तो मतलब P xi माइनस P नोट xi यही आएगा। तो यहाँ xi इसका क्या है, xi है, और माइनस xi डैश xi नोट हो जाएगा। क्या होता है, पोजीशन वेक्टर निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, सभी ने 12th क्लास में पढ़ा है, फाइनल माइनस इनिशियल होता है ना, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल ये था, इनिशियल ये था, इज कैरेज इनटू अनदर वेक्टर, दूसरा वेक्टर हमारा ai डैश कर रहा है, ai डैश ये करेगा, तो इसमें से ये माइनस हो जाएगा हमारा, यहाँ पे मैंने ये लिख दिया, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, बिल्कुल इजी वे में समझो इसको, देन वी कैन राइट ए आई डैश इज इक्वल टू एक्स आई डैश माइनस एक्स नोट एक्स आई डैश, पुट वैल्यू एक्स आई एंड एक्स आई नोट डैश। अब ये वैल्यू कहाँ से आई, बोल रहा है इस इक्वेशन में जो हमारी आई है, जो ये इक्वेशन आई है, यहीं पे दोबारा ये लिख दिया मैंने, तो इसमें ये एक्स आई डैश और जो एक्स आई नोट का डैश है, इनकी वैल्यू पुट करो। अब ये वैल्यू कहाँ से आई, वैल्यू कहाँ से आई, अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन में मैंने आपको पढ़ाया था एक्स आई डैश की वैल्यू और एक्स आई की वैल्यू, तो वे वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया, दोनों वैल्यू इसने। जब ये दोनों वैल्यू इसने पुट किया तो हमारा अल्फा आई नोट से अल्फा आई नोट कैंसिल हो रहा है, और इसने लिख दिया एक्स आई, माइनस का साइन आ जाएगा एक्स आई नोट, और अल्फा आई जे कॉमन आ गया, अल्फा आई जे कॉमन है, एक्स जे माइनस एक्स जे का नोट, यहाँ पे इसने ये सोल्व करके लिख दिया है। आगे चलते हैं, फिर इसने क्या किया, जो आया उसको यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, जो यहाँ पे आया है इसको उधर आगे फॉर्म पे लिख दिया है, ठीक है बेटा। अब क्या किया, इस ए आई को इस साइड लेके चला गया, तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। हमें पता है डेल ए आई होता है वो किसके इक्वल होता है, हमारा अल्फा आई जे ए जे के इक्वल होता है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा ए आई के, ये किसके इक्वल होता है, अल्फा ए आई के इक्वल होता है, सॉरी डेल्टा ए आई के इक्वल होता है, डेल्टा ए आई, फिर इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा ए आई इज इक्वल टू ए आई का डैश माइनस ए आई, ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। तो यही तो हमें निकालना था, the form of conclusion two vectors the component are equal to form to the वही स्टेटमेंट लिख दिया, कैसे टू पैरेलल वेक्टर्स इनटू द टू पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है बेटा, यही हमें प्रूव करना था इसमें। अगले के ऊपर चलते हैं, लीनियर डिफॉर्मेशन इज होमोजीनियस। बेटा ये बहुत बार पूछी गई है ये कि लीनियर डिफॉर्मेशन इज होमोजीनियस, इसमें कुछ नहीं करना बेटा, जो हमने अभी प्रॉपर्टी 1 पुट किए, 1 प्रूव किया है, 2 प्रूव किया है, 3 प्रूव किया है, तीनों को एक साथ प्रूव करके यहाँ तक आपको दिखाना है, यहाँ तक इसको दिखाना है,
बस वही इसका आंसर होगा। चौथी प्रॉपर्टी में क्या करना है, पहली को प्रूव करना है, दूसरी को प्रूव करना है, तीसरी को प्रूव करना है, और वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है बेटा, अगले हम चलते हैं। पांचवी प्रॉपर्टी, सेम वही लिख के दिखाना है बेटा, कुछ नहीं है इसमें, वही मैं बताया ना आपको। चौथी प्रॉपर्टी में क्या है, तीनों प्रूव करके दिखाना है, और ये थोड़ा थ्योरेटिकल आप लिख देना। अब आता है पांचवा बेटा। पांचवा कभी आज तक एग्जाम में आया नहीं है, बट इंपॉर्टेंट है, पता नहीं आ जाए। इफ द कोफिशिएंट इन द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आर सो स्मॉल सो द प्रोडक्ट आर नेग्लेक्टेड इन कंपैरिजन विद कोफिशिएंट themselves then the product transformation is obtained by the superposition of original transformation and independent of the order in which transformation are performed। ये क्या बोल रहा है बेटा, इसका प्रूफ समझो। यही हमारे तीन यूनिट वेक्टर ले लिए, यही हमारे तीन पोजीशन ले लिया है, जो कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। उसके बाद इसने क्या किया, कंसिडर कर लिया, वही अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन से इक्वेशन नंबर 1 को ट्रांसफॉर्म कर लिया। फिर बोला लेट इट फर्दर बी सब्जेक्टेड टू द अनदर अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन, इसने एक और अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन कंडक्ट कर लिया एक्स के डबल डैश, जो कि इक्वेशन 2 नाम। अब इसमें क्या बोल रहा है, ये जो एक्स आई की वैल्यू है इक्वेशन 1 है, वो यहाँ पे पुट कर दो एक्स आई की जगह। तो इसने पुट कर दिया बेटा, ये इक्वेशन आ गई हमारी यहाँ पे। ठीक है, जब ये वैल्यू आई तो फिर इसने आपस में मल्टीप्लाई करके सोल्व किया। ठीक है बेटा, ये सोल्व करके इसको मल्टीप्लाई करके आया यहाँ पे। जब ये आया तो ये बोल रहा है हमारा कि डेल के आई अल्फा आई नोट, ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, अल्फा के नोट के बराबर हो जाएगा, जो कि ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ये किसके इक्वल है, अल्फा के नोट के बराबर। यहाँ पे अल्फा के नोट पुट कर दिया, बाकी हमारा सब एज इट इज मैंने यहाँ पे लिख दिया है, जो कॉमन आ रहा था उसको मैंने कॉमन लिख दिया है। आगे चलते हैं। अब उसने ये दिखा यहाँ पे, अब जो उसने मैंने एक डेफिनेशन लिखी थी आपको, इनफिनिटेनियस अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन देन द प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट आर नेग्लेक्टेड, कि प्रोडक्ट जो कोफिशिएंट का होता है उसको हम क्या करते थे, नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो उससे हमारा जो गामा के आई अल्फा आई जे इज इक्वल टू 0, ये सारी वैल्यू हम ये आ जाएंगी हमारी। डेल का तो आपको पता ही है भाई, डेल आई जे जब दोनों इक्वल है तो वैल्यू 1 हो जाएगी, जब दोनों इक्वल टू नहीं है तो 0 हो जाएंगी। तो ये सारी वैल्यूज हम इसमें पुट कर देंगे। जब पुट करेंगे तो हमारा ये आएगा, इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि थोड़ी बड़ी है इसलिए आ सकता है, और इसमें ये डेफिनेशन यूज हो रही है ना, इसलिए ये थ्योरम आपके एग्जाम में आ सकती है मेरे हिसाब से। तो ये हमारा डबल डैश की इक्वेशन आ जाएगी। जब ये डबल डैश की इक्वेशन आई तो लाइक वाइज हमारे ये पॉइंट आएंगे ट्रांसफॉर्म इनटू पी डैश डबल में आ जाएंगे, तो ये आ जाएंगे हमारी। अभी हमें पता है 10 दी वेक्टर ए के इज इक्वल टू एक्स के माइनस एक्स नोट, वही सेम कंडीशन लगा रहे हैं हम लोग पोजीशन वेक्टर में, फाइनल माइनस इनिशियल। तो सब्जेक्ट टू द फाइन ट्रांसफॉर्म इक्वेशन 1 and 3 ट्रांसफॉर्म इनटू द वेक्टर। फिर आगे फिर दोबारा वही करेगा, ए डबल डैश के एक्स डबल डैश के माइनस एक्स नोट के डबल डैश, इनमें इनकी दोनों की वैल्यू पुट कर दो। एक इसकी वैल्यू तो अभी मैंने बताई थी, यही वैल्यू पुट करेंगे, पुट करके आगे इसको। ठीक है, इसमें क्या क्या, एक्स डबल डैश के माइनस एक्स नोट के डबल डैश, पुट वैल्यू एक्स डबल डैश के एंड एक्स नोट के डबल डैश, इनकी वैल्यू यहाँ पे हमने पुट कर दी है। इसकी वैल्यू तो अभी निकाली है, यहाँ पे ये पुट कर दिया, इसकी वैल्यू ये पुट कर दिया। उसके बाद इसने क्या किया कि इसको क्या नाम दे दिया, ए के नाम दे दिया, और इसको जो एक्स जे माइनस एक्स जे नोट है इसको क्या नाम दे दिया, एच ए नाम दे दिया। ठीक है, उसके बाद इस ए के को इस साइड लेके चला गया, और यहाँ पे ये टर्म बच गई। ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, डेल ए के बोल सकते हैं। इसको क्या नाम बोल सकते हैं, डेल ए के बोल सकते हैं। ये इज इक्वल टू ये आ जाएगा हमारा। ठीक है, आगे देखो। अब वी सी दैट द कोफिशिएंट इन द रिजल्टेंट ट्रांसफॉर्म इक्वेशन 5, जो इक्वेशन 5 हमें हमारी ये आई है, आर ऑब्टेन्ड बाय द एडिंग कोफिशिएंट अल्फा जे एंड गामा आई जे इन ट्रांसफॉर्म इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में ट्रांसफर हो जाएगी बेटा। यही था हमारा आज का लेक्चर। ये इसीलिए आ सकती है कि थोड़ा लेंथी है, और इसमें कुछ है नहीं, उल्टे सीधे काम कर रखे हैं सारे, इसमें ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं इस थ्योरम में। तो ये 5 प्रॉपर्टीज है बेटा, 5वीं आज तक कभी आई नहीं है किसी के भी एग्जाम में यूनिवर्सिटी में आज तक, बट आ सकती है, इसलिए मैंने ज़्यादा इस पर ध्यान भी नहीं दिया है। नोट्स में और डीपली इसका दिया हुआ है, जाके आप देख सकते हो, नोट्स आप ले ही सकते हो। हाँ, उससे पहले मैं आपको 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। अगर आपको इंटीग्रल इक्वेशन के मैथ चाहिए, के नोट्स चाहिए आपको, नोट्स का बता रहा हूँ बेटा, इंटीग्रल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, ठीक है,
फ्लूइड मैकेनिक्स, उसके बाद एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, टोपोलॉजी, ठीक है बेटा, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, ये सब के नोट्स Rs 100 रुपीज़ में अवेलेबल हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी, ऑल ओवर इंडिया यूनिवर्सिटी के हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है बेटा, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।